तो पिछले वीडियो में हमने जाना हुक्स लॉ, ठीक है। आज और साथ ही साथ हमने जाना हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस जो है या फिर कह लीजिए प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ता है वैसे वैसे विकृति भी बढ़ती है, यानी स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता है, ठीक है। अब आज हम इन दोनों के बीच एक ग्राफ किसी एक मेटल का हमने ग्राफ, या किसी एक ऑब्जेक्ट का हमने किसी एक तार का या किसी एक मेटल के तार का हमने एक ग्राफ लिया हुआ है और विभिन्न स्थितियां उसमें हैं जिसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये ग्राफ इंग्लिश में और ये ग्राफ हिंदी में है, तो एक एक करके इनके टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये ग्राफ किसी एक मेटल के वायर के लिए बनाया गया है। कोई भी रैंडमली एक मेटल ले लिया गया है और उसमें हम देख रहे हैं ए से बी तक का ग्राफ सीधा है, ठीक है। सीधा ग्राफ ये बताता है कि हुक्स के नियम को यहाँ तक के स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए हुक्स का लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सीधा ग्राफ ये बताता है या सीधी रेखा ये बताती है कि दोनों ही क्वांटिटी के बीच में लीनियर इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर इक्वेशन। और हुक्स का लॉ लीनियर इक्वेशन ही तो है, कहीं भी इसमें एक घात से ज़्यादा है नहीं, एक घात होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का ये शर्त होता है ना कि दो क्वांटिटी के बीच में पावर 1 हो, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फोर्स को थोड़ा थोड़ा इस पर और बढ़ाते हैं, मतलब लोड और बढ़ाते हैं, इस वायर पे लोड और बढ़ाते हैं और धीरे धीरे लोड बढ़ाते हुए और स्ट्रेन बी तक जाता है। कितने तक? बी तक। तो आगे हम ये देख रहे हैं ए से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो कर्व जो है स्ट्रेट लाइन अब नहीं रह गया है, टेढ़ी रेखा हो गई है। वो ये बताता है कि इस स्थान पर हुक्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन एक लास्ट फोर्स बी तक हमने अप्लाई किया और यहाँ से अब हम फोर्स को अगर हटा लेते हैं तो फिर से डिफॉर्म हो जाता है, मतलब फिर से ओरिजिनल शेप साइज में लौट आता है वायर, ठीक है। मतलब यहाँ तक अभी इसमें स्ट्रेस है, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ वो अधिकतम बल बी तक जा करके हम ये कह सकते हैं कि बिंदु बी पर जाने पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है, पॉइंट बी पर जाने पर अगर फोर्स हटा लिया जाए तो फिर से पदार्थ क्या हो जाएगा? लौट आएगा अपनी पुनः स्थिति में, ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौट आएगा। लेकिन उससे आगे आप अब अगर फोर्स बढ़ाते हैं, डी तक जाते हैं, तो बड़ा तेज़ी से ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है। और इसमें जो है आप कहीं भी अगर मान लीजिए पॉइंट सी पे ही आपने फोर्स हटा लिया तो अब जो है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो वायर नहीं लौट पाएगा, ठीक है। अब चूँकि पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम फोर्स लगा करके आप जो है पदार्थ को फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में फोर्स मैंने अप्लाइड फोर्स को रिमूव करने के बाद से पदार्थ जो है अपने शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो इसलिए इसको इस आखिरी सीमा को ही कहा जाता है यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि प्रत्यास्थ सीमा। क्या कहा जाएगा? प्रत्यास्थ सीमा, ठीक है। इलास्टिक वो यील्ड स्ट्रेंथ ही कहिए। और इसको हम शो करते हैं सिग्मा वाई से। किससे? सिग्मा वाई से। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए फोर्स और बढ़ाते गए, बढ़ाते पॉइंट डी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ के बाद से अगर आप फोर्स हटा भी लें तो वो कुछ देर बाद पदार्थ क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। यानी पॉइंट ई पर आते आते टूट जाता है। आप स्ट्रेस हटा भी देख रहे हैं, स्ट्रेस के दृष्टि से देखा जाए तो ग्राफ घट रहा है यानी कि धीरे धीरे बल हटा भी लें तो भी वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। मतलब भंजित हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट डी को कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? टेंसिल स्ट्रेंथ। मतलब तनन सीमा। अगर हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे? तनन सीमा। मतलब तनने की वो सीमा है, उसके बाद तानेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किसी भी पदार्थ को जब काफ़ी तेज़ी से खींचा जाएगा, काफ़ी स्ट्रेंथ लगा के खींचा जाएगा तो क्या होगा? वो एक समय बाद टूटना ही टूटना है। तो मेटल्स के लिए क्या होता है, और इस पॉइंट पे आके मेटल क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब उसको कहा जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट। क्या कहा जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट। हिंदी में पराभव बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पराभव बिंदु। अब डी और ई के बीच की दूरी जितनी अधिक रहेगी, दूरी अगर अधिक है तो हम ये कहेंगे कि वो मेटल या वो जो भी सब्सटेंस है, केवल मेटल ही नहीं, किसी और चीज़ का भी वायर, किसी और पदार्थ का भी वायर हो, तो हम ये कहेंगे कि वो पदार्थ जिसका ये ग्राफ है, जिसमें डी और ई के बीच की दूरी ज़्यादा है, वो तन्य है। क्या है? तन्य है, यानी डक्टल है। क्या है? वो मटेरियल जो है डक्टर है। और अगर जो है ऐसा हो कि फ्रैक्चर पॉइंट ई और टेंसिल स्ट्रेंथ डी
अगर ये एक दूसरे को नज़दीक हो तब हम ये कहेंगे कि वो ब्रिटल है। क्या है? ब्रिटल है। वो सब्सटेंस क्या है? ब्रिटल है। तो अगर ये क्लोज रहेंगे तो भंगुर कहलाएंगे या ब्रिटल कहलाएंगे, और डी और ई दूर रहेंगे तो क्या कहा जाएगा? तन्ने कहा जाएगा हिंदी में, या फिर उसको कहते हैं डक्टल। ये डक्टिल। इनके बीच की दूरी अगर अधिक हो तो डक्टिल कहा जाएगा, और इनके बीच की दूरी अधिक हो तब मोर, और इनके बीच की दूरी लेस हो तो क्या कहा जाएगा? सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस का वो वायर बना हुआ है वो सब्सटेंस क्या है? इस जोन को हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन यानी प्रत्यासाचरण, और बी के बाद वाले जितने भी जोन हैं यहाँ तक उसको बोलेंगे हम प्लास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक रीजन। तो इस एरिया में वो प्लास्टिक रीजन को अपने शो कर रहा है कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वायर। अब वायर से ही हम उसको उस सब्सटेंस की प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी की जांच कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये कोई भी ग्राफ आप लगभग खींचेंगे तो लगभग ऐसा ही होगा। मतलब कोई मेटल्स वगैरह का खींचेंगे, क्योंकि ये मेटल्स लेकर के ही बनाया गया है, कोई मेटल्स का वायर लेकर के ही इस ग्राफ को बनाया गया है। अब उसमें करना क्या है कि फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं। फोर्स इंक्रीज करते करते जैसे फोर्स इंक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ जो है उतना ही अधिक होता जाएगा। स्ट्रेंथ अधिक होता जाएगा, और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जहाँ के बाद से कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि यहाँ, लेकिन फिर बी पे जाके अगर फोर्स को हटा लेते हैं, अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, तो फिर से सब्सटेंस अपने पुरानी स्थिति में या ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में लौट आएगा, बैक हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इस ए टू बी वाले रीजन में हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ लाइन क्या है? स्ट्रेट नहीं है, लाइन कर्व है, या लाइन फिर वो टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसकी वजह से। और उसके आगे डी तक आप चले जाइए, फिर आप कितना भी स्ट्रेस लगाइए यानी फोर्स लगाइए, फोर्स एरिया का रेशियो ही ना होता है स्ट्रेस। जितने भी आप फोर्स लगाइए फिर अपने ये ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में रिस्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है, वापस नहीं आ पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रीजन है वो प्लास्टिक रीजन है, और ये कौन सा रीजन है? इलास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक का मतलब पुरानी स्थिति में लौट आना, ठीक है, पुराने शेप एंड साइज़ की तरह पूरा वापस आ जाना।